बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जोला पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूँ मोहम्मद इसालिम। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान को यकीनन कुदरत ने फुर्सत में बनाया है और दुनिया भर से लोग गिलगित बल्तिस्तान देखने के लिए गिलगित बल्तिस्तान का हर साल इसी सीज़न में रुख करते हैं। जी नाज़रीन, यकीनन दुनिया खूबसूरत है। कहते हैं कि खूबसूरती को एंजॉय करना चाहिए, अपने घर से, अपने गली से, मोहल्ले से, अपने शहर से, अपने ज़िले से, और यकीनन हर अपने मुल्क से भी सेहत की गरज से दूसरे ममालिक की तरफ जाना चाहिए। और यकीनन कुदरत ने इस दुनिया को बहुत ही खूबसूरत बनाया है और इंसान के लिए बनाया है। इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें इंसान के लिए हैं, और सियाहत यकीनन किसी भी मुल्क का एक अहम शोबा होता है। सियाहत जब तक तरक्की न करे, उस मुल्क की जो माशी सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने में मदद नहीं मिलती है। तो यकीनन इस वक्त पूरी दुनिया और बिलखुसूस पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर महंगाई की पे दर पहर पे जो लहर आ रही है उससे आम आदमी तो मुतासिर है ही है, बल्कि जो ख़ास लोग हैं, जो साहिब सरवत लोग हैं, वो भी मुतासिर हो रहे हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए जहाँ बाकी इदारे काम करें, वहाँ होटल इंडस्ट्री भी अपनी कंट्रीब्यूशन कर रही है। तो इस वक्त हम एक होटल के ऑनर के साथ हम मौजूद हैं। सर, इस वक्त जो टूरिज़्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें और सियाहत के हवाले से अगर हम बात करें, होटल इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, तो महंगाई की जो नई लहर आई है, इससे कितना फ़र्क पड़ा है कारोबार पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख लें अब पूरा वर्ल्ड वर्ल्ड वाइज ऐसा है ना कि इश्यूज हैं तेल की वजह से। पूरा यूरोप है, अमेरिका है, इवन चाइना है, हर जगह है। पाकिस्तान तो सफ़र रहेगा, इसलिए कि हम हर चीज़ ऑलमोस्ट ऑयल तो टोटल इंपोर्ट करते हैं। तो उसके असरात अभी पड़ने शुरू हो रहे हैं। अभी जो रिसेंटली जो 10 दिन के अंदर जो 2 दफ़ा प्राइस बढ़े हैं 60 रुपये पर लीटर के हिसाब से, तो उसके असरात अभी मज़ीद 1-2 दिनों के बाद आने शुरू होंगे। लेकिन कुछ तो पहले वाले 30% के जो बड़े थे उसके तो मार्केट में आ गए हैं। बाकी रहा जो असरात हैं, अभी इससे ज़्यादा खौफ हमें मज़ीद है कि आने वाले बजट से पहले हो सकता है या बजट के इमीडिएटली 30 रुपये मज़ीद बढ़ाने की बात हो रही है। ये जाके आपका 280-260 की बातें हो रही हैं। अगर उस लेवल तक जाता है उसका तेल के प्राइसेस, तो आम बंदे के लिए, कॉमन बंदे के लिए जीना बहुत मुश्किल ही होगा। और आपको पता है तेल की वजह से ऑलमोस्ट कहते हैं कि मोर देन 400 आइटम्स के प्राइस जो है ना नेचुरली बढ़ जाते हैं, ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो जाहिर है अभी हर चीज़ मार्केट के अंदर जहां हम जाते हैं अनस्टेबल सिचुएशन जैसी है। रोज़ाना प्राइसेस, सुबह कुछ और प्राइस होते हैं, अगले दिन सुबह जाते हैं फिर रेट बढ़ रहे होते हैं, अगले दिन फिर जाते हैं फिर रेट बढ़ रहे होते हैं। तो इस अनसर्टेनिटी में आप देखें कि कोई भी माशरे के अंदर लोग खौफ हरास पैदा हो जाता है। और दूसरा जो है ना वो बंदा जहनी तौर पे मफलूज, जिनका फिक्स्ड कोई सैलरी वाइज लोग होते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं, ज़रूर है। बाकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके लिए इतना शायद वक्ती तौर पर असर नहीं हो। लेकिन आम कॉमन तनख्वाहदार तबका जो है, जो दूसरे जो रोज़ाना उजरत पे काम करते हैं, वो डायरेक्टली सफ़र होंगे। तो इस वक्त हमारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, खुसूसन गर्मियों के सीज़न में इस इलाके में सैर व सियाहत की गरज से आने वाले लोगों की बहुत बड़ी तादाद थी। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि उन लोगों का वो जो एक जम गफ़ीर आ रहा होता था, वो ऐसा कोई बड़ा क्राउड हमें नज़र नहीं आ रहा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईद के आसपास जो कुछ एक हफ्ते का जो एक फ्लो शुरू हुआ था, तो वो उस टाइम पे कोई ऑयल प्राइसेस वो उसका इशू नहीं था, रेट नहीं बढ़े थे। तो उसके अलावा भी जो नीचे गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी डाउन में, उसकी वजह से एक अचानक फ़्लो आया था। तो एक हफ्ते का फ़्लो बहुत तेज़ तरीन था और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस साल यही कंटिन्यू रहेगा जाके आपके जो सीज़न जब तक एंड होता है। तो फिर मौसम चेंज होता रहा, उसके साथ और दूसरे इश्यूज हो गए। फिर गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट चेंज हो गई, वो इश्यूज हुए। फिर जो ऑयल प्राइसेस हैं उसके वजह से मेरे ख्याल में अभी जो फ्लो जो है ना वो कम होते जा रहा है अभी। इवन गिलगित जो हम कहें, गिलगित अब स्पेशली डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए वो अब हब नहीं रहा। ये हमारे लिए ऑलमोस्ट कोई ट्रांजिट बेस है। लेकिन फॉरेन ग्रुप्स इस साल शुक्र है कि फॉरेन ग्रुप्स जो है ना काफ़ी पिछले कई सालों की निस्बत बहुत बढ़ गए हैं। फॉरेन ग्रुप्स जो आ रहे हैं, तो उसकी वजह से एक हौसला अफजाई है। यकीनन ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। फॉरेन ग्रुप्स आ रहे हैं तो ये हमारे मुल्क के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए यकीनन ये यहाँ के जो माशी हालात है उसको बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन जो हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट थे, उन्होंने अपना पहले एक प्रोग्राम बनाया हुआ होता था, लेकिन
اچانک یہ مہنگائی کی لہر کی وجہ سے جو ہمارے جو ڈومیسٹک ٹورسٹ تھے ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آنے کی خواہش رکھنے کے باوجود بھی، پروگرام بھی پلان کرنے کے باوجود بھی، وہ اچانک ان کا بجٹ کے اندر جو ہے وہ کٹ لگ گیا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس وقت گلگت بلتستان کی طرف آنے کی خواہش رکھنے کے باوجود بھی وہ نہیں آ پا رہے ہیں۔ تو ہم اور بھی اسٹیک ہولڈر سے اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں۔ ملک کے مختلف علاقوں سے اور بیرون دنیا سے گلگت بلتستان کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بہت بڑی تعداد آتی تھی، لیکن اس بار مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کا شیڈول جو ہے وہ کتنا متاثر ہوا ہے اور ان کی قوت برداشت میں کتنا فرق آیا ہے، تو یقیناً یہ سیاحت اور ہوٹل انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، ذمہ داران ہیں، وہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ تو اس وقت راجہ ناصر صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوں اور آپ ہوٹل انڈسٹری کے صدر ہیں گلگت بلتستان میں۔ تو سر، اس وقت سیاحت کی انڈسٹری اور ٹورسٹ ہوٹل انڈسٹری میں آپ کیا تھوڑا بہت فرق آپ کیا محسوس کریں؟ تو دیکھیں، ایک ہوتی ہے مہنگائی سلولی بڑھنا، ایک ہوتا ہے کہ جمپ کرنا۔ اس وقت یہ مہنگائی سلولی نہیں بڑھی ہے، یہ ڈیزاسٹر کی طرح مطلب ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، ایک لیٹر لوگوں کی سمجھ میں شاید نہ بھی آتا ہو، ہمارے سمجھ میں آتا ہے۔ ایک لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ ایک منرل واٹر کی بوتل 1.5 لیٹر کی ہوتی ہے۔ تو ایک لیٹر میں انہوں نے 15-20 دن کے اندر 60 روپے بڑھایا ہے۔ تو ایک 1.5 لیٹر والی بوتل میں آپ کے 90 سے 95 روپے ہو گئے۔ تو یہ ایسی مہنگائی ہے کہ اس نے مطلب درمیانہ طبقہ، نچلا طبقہ سب کو متاثر کیا بہت بری طرح۔ بالائی طبقہ بھی متاثر ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ سروائیو کر جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کووڈ کے دوران اچھا کام اس لیے تھا کیونکہ فلائٹس باہر نہیں جا رہی تھی۔ ابھی ہمارے جو سرمایہ دار ہیں وہ ترکی جا رہے ہیں، وہ آپ کے ریاستوں کی طرف جا رہے ہیں، جو آپ کے ازبکستان، تاجکستان ان کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کے ریٹ بھی میرے خیال میں نارمل ہیں۔ اور ہمارے ہوٹل والوں کی بھی کچھ غلطیاں ہیں جس کا ہم ابھی بھگتیں گے آہستہ آہستہ۔ مطلب 45,000 کا کمرہ، 40,000 کا کمرہ، یار یہ کوئی ہونے والی بات ہی نہیں ہے کہ تم لوگوں نے کیا اپنے طرف سے ریٹ بڑھائے ہوئے۔ اگر وہ 14,000 روپے لے رہا ہے تو آپ 12 لے لیں، وہ 12 لے رہا ہے تو تم 10 لے لو۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ ٹورسٹ آئیں گے، انجوائے کریں گے، آپ کو کچھ پیسہ بھی ملے گا۔ اب ہنزا میں آپ جائیں گے تو وہ لکسس دیکھیں کیا ہے، ایک سامنے جھیل بنی ہوئی ہے نا، آرٹیفیشل جھیل ہے وہ بھی۔ اور دوسرے اس طرح سے بہت سے ہوٹل ہیں جو ناجائز منافع کما رہے تھے، اب ان کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو ہم تو ان کو بتا بتا کے تھک گئے ہیں کہ بھائی کوئی بھی کام سلولی آپ کریں، آہستہ سے کریں، تو اس میں برکت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اب یہاں یہ ہے کہ ریٹ بڑھتے ہیں تو جن کے پاس سٹور ہے پہلے کے پڑا ہوا ہے اس کے بھی ریٹ بڑھاتے ہیں لوگ، حالانکہ اسلام نے اس کی سختی سے منع کیا ہے کہ آپ ذخیرہ اندوزی نہ کریں۔ اگر ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تو اسی ریٹ پہ دے دیں، پرانے ریٹ پہ اپنا مال بیچے۔ تو یہاں تو یہ ایک غضب ہے، حکمران بھی بس مطلب آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ آئے دن ریٹ بڑھ رہے ہیں۔ اب ایک پیٹرول کے ریٹ نہیں بڑھے ہیں، گیس کے ریٹ بڑھے ہیں جو ہماری استطاعت سے باہر ہے۔ اب ہمارا جو مینو کارڈ ہے وہ تقریباً 3 سال پہلے ہم نے چھاپا ہے۔ اب میں لڑکوں کو کہتا ہوں بھائی یہ مینو کارڈ ان کو دے دو ہی نہیں، اپنے ریٹ زبانی بتاؤ ان کو، بھائی ہم مرغی کا یہ لیں گے، چھوٹے گوشت کا یہ لیں گے، دال کا یہ لیں گے، سبزی کا یہ لیں گے۔ لیکن وہ ہم بھی اپنی جگہ میں سوچتے ہیں یار آنے والا کیسے افورڈ کرے گا، کیسے ہمیں پیمنٹ کرے گا، اس کی بھی استطاعت میں نہیں ہے۔ تو اس لیے اب ہم سب کو مل کے بیٹھنا پڑے گا اور ایک مطلب اچھا سا فیصلہ لے لیں جو لوگوں کے لیے بھی ریزنیبل ہو اور ہم بھی مطلب اس برے دنوں سے سروائیو کر کے آگے نکل جائیں۔ یقیناً ذمہ دار قومیں جو ہیں وہ مشکل معاشی صورتحال میں جو ماہرین ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں اور اپنی قوم کو اس مشکل حالت سے نکالنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہیں۔ اور یقیناً یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ جو ملک کے جو ماہرین ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو تھنک ٹینکس ہیں، وہ یقیناً اس مشکل ترین حالات سے ملک کو نکالنے کے لیے، عوام کو نکالنے کے لیے، ایک عام آدمی کو نکالنے کے لیے وہ اپنا رول پلے کریں۔ 3 سال پہلے
یہاں گلگت بلتستان میں ہمارے روڈوں کے اوپر گاڑیوں کے اندر جو سیاح تھے وہ سوتے تھے، ہوٹلوں میں جگہ لوگ اپنے گھروں میں مطلب سلا کے بھی مطلب ہم جگہ پوری نہیں کر رہے تھے. تو حکومت چینج ہو گئی. خان صاحب نے جو مہنگائی کا جن تھا اس کو مطلب قابو میں رکھا تھا. ابھی وہ ماہر لوگ آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ بے قابو ہو گئے. اور ابھی آپ کو تیل کا دیکھو کہ خدا ان کو ہدایت دے دیں اور ان کو جلدی سے جانا چاہیے. ان کو جو اپنے آپ کو بڑے ترم خان، بڑے مطلب ماہرین سمجھ کے آئے تھے. دعا کرتے ہیں پاکستان پائندہ آباد، ہم زندہ آباد کی نعرہ ہم انشاءاللہ لگائیں گے. واللہ اللہ مالک ہے. غریب لوگوں کا برا حال ہے. ابھی ان کے جو پہلے کہتے تھے 30-35 سالوں سے حکومت کر رہے تھے، یہ ابھی 11 ٹولہ جو حکومتی ٹولہ ہے، جو ماہرین ہے 11 قسم کی پارٹیاں مل کے، تو اللہ ان کو ہدایت دے. ہمیں تباہ کیا، پاکستان کے غریب عوام کو تباہ کیا. ان کی تو دولت اوپر جاتی ہے، سب کو پتہ ہے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے. بلاول کو کوئی تیل یا کوئی ٹماٹر یا پیاز سے غرض نہیں ہے، یا شہباز شریف کے بیٹے کو اس کو کوئی غرض نہیں ہے. ہم جیسے غریب، ہم سے بھی نچلا طبقے کے لوگ در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں. تکلیف دہ دن ہے یہ پاکستان میں. تو خدا را ہم پاکستانی عوام اور معیشت جو ہمارے اوپر کلاس کے لوگ ہیں وہ بھی اپنے آس پاس علاقوں میں جہاں بھی ہیں غریب، ان کا خیال رکھیں. ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ہم غریب لوگ ہیں، جواب نہیں دے سکتے ان کا آگے. یہ وردی پہن کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر ہم بے بس ہو جاتے ہیں. ہم تو یہ کب آپ کو تھمایا تھا؟ یہ تو ہمارے ساتھ 3-4 سالوں سے یہی ڈرامہ چل رہا ہے. یہ پراپر رسید آپ کو نہیں دی؟ نہیں برابر. یہ کیا ہے برابر؟ یہ دیکھ لیں. پراپر تو ہمارا ٹیکس ہوتا ہے جو ہم جمع کراتے ہیں اسلام آباد میں، وہی پراپر ہے. یہ کس جگہ میں آپ کو تھمائی؟ یہ ادھر گلگت میں، ابھی سکردو میں بھی شروع کر دیا، وہاں میں بھی لے رہے ہیں. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ایکسائز والے نہ دیں تو جرمانہ کرتے ہیں، چلان لدا کرتے ہیں، جرمانہ لدا کرتے ہیں. پھر وہ دفتر والے کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی آپ. جی ناظرین، یقیناً ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن والوں نے فٹنس کے نام پر اس طرح کی انہوں نے رسید دی ہے. اس کی کوئی لیگل کوئی کنڈیشن ہمیں پوزیشن نظر نہیں آتی ہے. پراپر طریقے سے جس طریقے سے رسید کاٹنا چاہیے اس طرح نہیں انہوں نے کیے. ایک عام کاغذ پہ اسٹیمپ لگا کے، قانون میں ہے ہی نہیں ہے، یہ ہمارے قانون میں نہیں ہے اس گاڑی میں. تو یہ پریکٹس جو ہے اللیگل لگتی ہے. تو ہم ذمہ دار حکام سے کہیں گے کہ آپ جو ہے جو بھی آپ ایکشن لیتے ہیں اس کو آپ لیگل طریقے سے کریں، تاکہ یہ پیسہ کہاں جاتا ہے، کسی خزانے میں جاتا ہے یا کسی کی جیب میں چلا جاتا ہے، اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. تو یہ کوئی رسید نہیں ہے پراپر، جو لیگل پریکٹس یہ نظر نہیں آ رہی. جی اگر بازار تک ابھی پیٹرول 210 روپے کا لیٹر ہو گیا ہے تو ہم لیتے ہیں بازار تک 400 روپے، کیونکہ اس میں سے 1 لیٹر 1.5 لیٹر تیل جاتا ہے، باقی 100-150 روپے ہمیں بچت ہوتے ہیں نا. اس وجہ سے اسی طرح ہم ریٹ بھی بڑھا رہے ہیں. بہر صورت مہنگائی ہونے کی وجہ سے بس ریٹ بڑھانا پڑتا ہے. پبلک چوک تک ہم 150 روپے لیتے ہیں، اس کے باوجود 100 روپے پہ سٹارٹ بھی نہیں کرتے ہیں گاڑی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ 150 روپے پہ گاڑی، ٹیکسی گاڑی ہے چلاتے ہیں. گاڑی اپنی ہے، گاڑی لوگوں کے چلاتے ہیں، اپنی گاڑی نہیں. مالک کو کتنا بچتا ہے شام کو، آپ کو کتنا بچتا ہے؟ بس مالک کو بڑی مشکل سے 700-800 روپے بچتا ہے. ہمارے لیے 200-300 روپے بچتے ہیں اس مہنگائی کے دوران. ہمارا تو کیا ہے، جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو ہم آگے بھی بڑھتے ہیں نا. تیل مہنگا ہو گیا تو ہم ریٹ بھی آگے بڑھاتے ہیں، تو اور لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. وہ بکن بیماری سے بھی آتے ہیں لوگ، بہت مجبوریاں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ادھر آ کر وہ کیا کریں گے بیچارے، بس کوئی مجبوری سے کرتے ہیں بکنگ، کوئی تو نہیں کرتے ہیں. اس وجہ سے مزدوری نہیں ہے. مہنگائی بہت ہو گیا ہے. ابھی یہ دودھ پہلے 600 تک ملتا تھا، ابھی 820 روپے کا ملتا ہے. بہت چیزیں مہنگے ہو گئے. ٹماٹر بھی تھوڑا سا سستا تھا، وہ بھی مہنگا ہو گیا. اور ڈالٹا 200-380 تھا، وہ ابھی 500 میں گیا ہے. لوگوں کا تو برا حال ہوگا نا، غریب لوگ کہاں سے لائیں گے. میں پائلٹ بن کر غریبوں کی مدد کروں گا، اور کیا کروں گا. اس وقت
गिलगित बल्तिस्तान आने वाले और गिलगित बल्तिस्तान से मुल्क के दीगर इलाकों की तरफ जाने वाले जो मुसाफिर हजरात हैं उनकी मालूमात के लिए हम ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त किराया किस तरह चल रहा है गिलगित बल्तिस्तान से पिंडी और पिंडी से गिलगित बल्तिस्तान क्या है किराया? जी जनाब गिलगित से रावलपिंडी के लिए पहले जो किराया था वो 2400-2500 के हिसाब से चल रहा था, लेकिन मौजूदा ये जो महंगाई के तनाजुर में ना तो 20% बढ़ा दिया गया है, तो जिसकी वजह से तकरीबन अवाम बहुत परेशान है। तो लेकिन यहाँ पे नेटको में भी बड़ी आवाम के लिए बड़ा पैकेज दिया गया है, वरना इस हिसाब से अगर चलाया जाए तो नेटको खसारे में होता है, लेकिन ये गवर्नमेंट का इदारा है जिसकी वजह से आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। मतलब रिलीफ देने के बाद आप अब कितने नए रेट्स क्या हो गए? अभी तो फ़िलहाल जो रेट हैं वो 20% बढ़ गए हैं। 2500 जो किराया था डेओ सुपर डेओ कहते हैं, अच्छी जो कंफर्टेबल बस है उसमें 2500 था, तो वो 3000 रुपये किया है। और दूसरी जो डिलक्स जो बस थी वो 2400 थी, उसको 2860 रुपये कर दिया है। तो फिर भी आवाम के लिए कुछ पैकेज रखा है नेटको ने। मतलब बाकी जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं उनसे नेटको के पास अच्छा पैकेज है? जी नेटको कौमी इदारा है और गिलगित बल्तिस्तान का कौमी इदारा अपना ही इदारा है, तो जिसकी वजह से वो अपनी रेट के मुताबिक चलते हैं। अदर जो प्राइवेट जो इदारे ट्रांसपोर्ट है वो अपनी मनमानी के हिसाब से चलते हैं, पता नहीं उनके हिसाब से क्या किराया लेते हैं वो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन वो किसी से 2000 किसी से 3000 किसी 4000 मुख्तलिफ रेट पे चलते हैं। हमारा जो है वो गवर्नमेंट का इदारा है, जिसकी वजह से उसी हिसाब से जो आम को रिलीफ मिले इसी के हिसाब से वो आगे प्रोवाइड करते हैं, वो रेट के हिसाब से चलते हैं। जी नाज़रीन, यकीनन नेटको नॉर्दर्न एरिया ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन गिलगित बल्तिस्तान का सरकारी ट्रांसपोर्ट इदारा है और यहाँ पर सारा निज़ाम जो है वो तकरीबन लोगों को रिलीफ हर दौर में मिलता रहा है और नेटको की हमेशा से ये कोशिश रही है कि बाकी जो प्राइवेट कंपनियां हैं ट्रांसपोर्ट इदारे हैं उनकी निस्बत यहाँ पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दी जाए। तो अब यहाँ पर भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने से जहाँ पर 2000 किराया था वहाँ 2500 हुआ और जहाँ 2500 थे वहाँ पर 3000, ऐसा ही हुआ ना? जी तो इस तरह यहाँ पर भी रेट्स बढ़ गए हैं, तो अब सफ़र करना भी लोगों के लिए ख़ासा मुश्किल हो चुका है और इससे जो टूरिज़म इंडस्ट्री थी, सियाहत की जो सनत थी, उसको भी दचका लगा है। लोगों की मुश्किलात में ख़ासा इजाफा देखने को मिला है। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त जो डोमेस्टिक जो टूरिस्ट हैं उस हवाले से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें रेंट ए कार, होटल इंडस्ट्री और बाकी जो इस सियाहत के शोबे से जुड़े हुए लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर, इस साल आप जो सियाहों की जो आमदरफ्त है उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? इस दफ़ा महंगाई की वजह से यानी कोई काम नहीं है, टूरिस्ट बिल्कुल ही यानी न होने के बराबर है। सारा कारोबार महंगाई की वजह से ख़त्म हुआ है। टूरिस्ट भी कोई यानी बजट ऐसा नहीं बना सकते कि आगे यहाँ पे घूमे फिरे और इस इलाके को देख ले, क्योंकि महंगाई की वजह से दूसरी तेल की महंगाई, हम लोग भी इस वजह से थोड़े पिसे में और गवर्नमेंट दिन ब दिन तेल बढ़ाती आ रही है और रेट्स हमें सरकार दे नहीं रही है, हमें मिल नहीं रही है, तो इस वजह से हमारा कारोबार भी थोड़ा लॉस पे चल रहा है इस वक्त। तो टूरिस्ट न होने के बराबर है। और तो पिछले साल की क्या सूरत हाल थी? पिछले साल बहुत अच्छा रहा, इससे पिछले साल उससे बेहतर रहा, लेकिन इस साल तो बिल्कुल ही कारोबार बिल्कुल नहीं न होने के बराबर है। बस टेम्परेरी हल्का फुल्का, यानी एक नहीं होता बाई चांस कोई ऐसा वो वाला फ्लो नहीं जो पहले होता था। पहले ये होता था जैसे लाहौर से, कराची, इस्लामाबाद से लोग घूमने आते थे यहाँ पे, हमारा भी कारोबार अच्छा होता था, 24 घंटा सर्विस चलती, यहाँ पे लोग आते थे। अब तो ये है कि सुबह से लेके शाम तक बैठे होते हैं, बाई चांस कोई एक दो लगे ग्रुप, बाकी कोई यानी वो काम नहीं है जो पहले होता था। बहुत फ़र्क हुआ है इससे, महंगाई से। तो यकीनन इससे जो सियाहत की जो इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए जो लोग थे, जिस तरह गाड़ी मालिकान हैं, ड्राइवर हजरात हैं, होटल वाले हैं, वेटर हैं और पोर्टर्स वगैरह हैं, जो मुख्तलिफ सर्विसेज देने वाले लोग हैं, तो इनकी तादाद भी हज़ारों में होगी। हज़ारों में बहुत ज़्यादा है। इस एरिया में ही कोई 40-50 तो हम ट्रांसपोर्टर एंड कार वाले हैं और होटल है यहाँ पे, तो इनका भी कारोबार। ऊपर से गवर्नमेंट एक्साइज वालों ने टैक्स का एक वो इशू किया हुआ है, ज़बरदस्ती कारोबार है नहीं, ऊपर से वो तंग कर रहे हैं आगे टैक्स एक्साइज वाले। कभी रोड परमिट बनाओ गाड़ी का, कभी ये करो, कभी पार्किंग फ़ीस दे दो, तो ये कारोबार काफ़ी यानी
इस वक्त लॉस पे चल रहा है। बस ये है कि दिखावे का काम हम कर रहे हैं इस वक्त, बाकी कोई यानी मुनाफा बख्श कारोबार नहीं रहा अब ये, तो बहुत तो होगा क्या आगे? बस अब क्या होगा, इसके सहारे चल रहे हैं, अल्लाह बेहतर करे। हम तो ये कहते हैं उम्मीद है बेहतर होगा। हम चाहते हैं कि इधर जो भी आए हमारे लिए तरक्की हो, हमारे मुल्क में हमारे इलाके में लोग आए घूमें फिरे देखें, रोडें अच्छी हो, तो ये चीज़ें हम चाह रहे हैं। कोई भी हुकूमत आए, हमें वो नहीं कि नून हो या PTI हो या कोई भी हुकूमत हो, बेहतर काम करे हमारे लिए। हम आप इस वक्त कारोबारी जो हल्के हैं आप लोग, खुसूसन जो सियाहत इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं, आप वफाकी हुकूमत से क्या मुतालबात करते हैं, सूबाई हुकूमत से क्या मुतालबात करते हैं? वफाकी हुकूमत से तो ये मुतालबात करते हैं भाईजान, ये तेल की जो महंगाई इन्होंने की हुई है इसमें थोड़ा कमी करे, और आटे में जो सब्सिडी उन्होंने काटी है वो सब्सिडी बहाल करे। और सूबाई हुकूमत से हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे रोडों की हालत खस्ता हाल बने हुए, ये रोडों को क्लियर करवाए। और दूसरे उनसे गुजारिश ये है कि एक्साइज को ये इन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ है, और एक्साइज वाले बिल्कुल ही ज़्यादा हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। कह रहे हैं कौमी असम्बली से बिल पास हो गया, आप लोगों के लिए रोड परमिट बनाना है, ये करना है वो करना है, जबकि 4 व्हील गाड़ी का रोड परमिट पूरे पाकिस्तान में किसी सूबे में नहीं है। तो हम सूबाई हुकूमत से ये उम्मीद जो रखते हैं। कवानीन तो गालिबन पिछले हफीज़ रहमान साहब की हुकूमत में यह कानून साजी हो चुकी है नहीं, ये होटल इंडस्ट्री के बारे में, ये आप रेंट कार, लेकिन इस चीज़ के बारे में नहीं हुए, रोड परमिट के बारे में। बेशक लाइसेंस के बारे में भी है, हमने CCP से भी लाइसेंस करवाया है, DC ऑफिस से भी करवाया हुआ है लाइसेंस, ये पाकिस्तान से हमने करवाया है, इसका FBR से हम टैक्स दे रहे हैं। इसके बावजूद अभी ये कह रहे हैं ये सब छोड़े, हम अपना टैक्स लागू करना चाह रहे हैं। तो हम वफद से ये कह रहे हैं पाकिस्तान गिलगित में खासकर ये टैक्स का नफाज तो किसी चीज़ में नहीं है। तो गवर्नमेंट से हम यही चाह रहे हैं कि आप इनके ऊपर थोड़ा गौर फिक्र करें। और गरीब लोग हैं, वैसे भी कारोबार नहीं है, ऊपर से इन लोगों के वो तंग से बहुत कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है। जी नाज़रीन, यकीनन इस वक्त हम जुटियाल लारी अड्डे में मौजूद हैं, और इस वक्त गाड़ियों का गुजरने का जो सिलसिला है वो बिल्कुल अनगिनत और बेशुमार होता था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं एक आध गाड़ी गुजरती है। यकीनन पेट्रोल महंगा होने से, डीजल महंगा होने से जो कारोबार ज़िंदगी है उस पर बहुत ज़्यादा मनफी असर पड़ा है। और ट्रांसपोर्टर हजरात और इनसे मिलते जुलते होटल इंडस्ट्री से हाथ से रिलेटेड जितने भी लोग हैं बहुत ज़्यादा परेशान है, बेरोज़गार हैं। और इस हवाले से यकीनन वफाकी हुकूमत को इस हवाले से ज़रूर कोई ऐसे पॉलिसीज़ मरतब करनी चाहिए जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान जैसा दूर उफ्तादा और पसमानदा इलाके में तरक्की की रफ्तार जो है ना वो आगे बढ़ सके। इस वक्त एक पंप के मालिक के पास हम मौजूद हैं ऑफिस में, तो सर मैं आपको शो में वेलकम कहता हूं। तो आप बताएं ज़रा, ये पेट्रोल डीजल महंगा होने के बाद किस तरह का फ़र्क लोगों में आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बात ये है कि एक हफ्ते के अंदर 60 रुपये बढ़े, तो 60 रुपये हर बंदा अपनी जेब की इस्तिताअत देख के उसकी से कंज्यूम करता है। तो इस वक्त हमारे सेल में जो इसके बाद फ़र्क पड़ा है वो 1000 से 1500 लीटर कम अज़ कम हर पेट्रोल पंप के ऊपर इसकी सेल में कमी आई है। इसकी मेन वजह यह है कि हफ्ते के अंदर 60 रुपये बढ़ना ये एक अलमिया है, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। तो लोग जो भी करेंगे वो अपनी जेब की इस्तिताअत देख के अपने अखराजात के बाद जाके कोई लोगों की कुव्वत बर्दाश्त कम हो गई, कुव्वत खर्च ख़त्म हो गई है, ख़त्म हो गई, वो हद से निकल गया रेट। तो इस वजह से लोग अपनी इस्तिताअत देख के उस हिसाब से फिर वो, और हम देख रहे हैं कि रोड पे गाड़ियां भी वो पहले वाला वो रश नज़र नहीं आ रश नज़र नहीं आ रहा है। इस वजह से नज़र नहीं आ रहा है कि रोड में आने के लिए तेल चाहिए, तेल के लिए लोगों के पास इस्तिताअत कम हो गई, तनख्वाहें कम है, तो आए दिन महंगाई हो रही है, तो उस वजह से लोग अपने उस पर। और हम अभी आपके बंदे के ज़रिए से हम सुन रहे थे कि पहले जहाँ पे 2000-3000 का तेल डालते थे तो अभी वो 1500 डाल रहे हैं। बिल्कुल 1500 का थे वो, यानी कि सेल में बहुत बड़ा फ़र्क है। मतलब ये समझे ना कि आप 2000 का तेल डालते थे, पहले 2000 का डालते थे, अब भी 2000 का आप तेल डालते हैं तो उस 2000 में पहले आपको लीटर आता था 15-16 लीटर, अब वो 2000 का आपको 10 लीटर आता है, तो 200 का लीटर पड़ 210 का लीटर पड़ा है। अच्छा, GB में कितने पंप हैं और गिलगित डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने? GB में इस वक्त हमारे 105 पेट्रोल पंप हैं और गिलगित डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई 34-35 पेट्रोल पंप है। जी नाज़रीन, हमने प्रोग्राम हवाले गिलगित बल्तिस्तान में जो मौजूदा जो महंगाई की लहर है जिसमें पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने के बाद यहाँ जो गिलगित बल्तिस्तान चूँकि टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सदर से हमने गुफ्तगू की, और गिलगित बल्तिस्तान समेत डिस्ट्रिक्ट गिलगित के अंदर जो इस वक्त जो कितना सेल हो रहा है और लोगों की कुव्वत बर्दाश्त कितनी है, कुव्वत ख़रीद कितनी है,
اور کتنی استطاعت کم ہو گئی ہے یا بڑھ گئی ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے صدر صاحب نے تفصیل سے آپ کو بریف کیا. اور یقیناً گلگت بلتستان ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے پوری دنیا کے اندر جانا مانا جاتا ہے، اور اس سیزن میں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی بہت بڑی تعداد ہم یہاں دیکھتے تھے. لیکن اس پیٹرول اور ڈیزل کی وجہ سے سیاحوں کا جو پلان تھا اس پر بھی منفی اثر پڑا ہے. وہ بھی اب سفر کرنے کے لیے، گھر سے باہر نکلنے کے لیے ان کو بار بار سوچنا پڑ رہا ہے. اور ہم نے مختلف ہوٹل انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے، ٹرانسپورٹ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے اور پمپ کے جو ذمہ داران تھے ان سے بھی ہم نے بات کرنے کی کوشش کی. اور اس وقت یقیناً لوگوں کی قوت برداشت، قوت استطاعت جو ہے اس میں بہت زیادہ کمی آ گئی ہے. اللہ رحم کرے اس ملک پر. یہاں کے جو ماہرین ہیں ان کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے لیے وہ کوئی ایسے منصوبے سوچ سکیں. ناظرین، یہاں پر پروگرام احوال گلگت بلتستان کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ کریم ہر گھر گلی محلہ شہر صوبہ ملک کو شاد اور آباد رکھے. آمین یا رب العالمین.